इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। खबर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़ी हुई है, जहां पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय सहित 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस 4 लोगों से पूछताछ कर रही है। 4 लोगों के अलावा अब अश्विनी उपाध्याय को भी हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही दीपक सिंह नाम के शख्स से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है। जंतर मंतर के पास कुछ संगठनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी को लेकर प्रदर्शन किया और इसी दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हुए थे, इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय पुलिस हिरासत में हैं। उनके अलावा 4 अन्य लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल उन पर जंतर मंतर पर नारेबाजी करने का आरोप है और इसी कारण उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस की हिरासत में इस वक्त जो 5 लोग हैं, उनके नामों के बारे में भी आपको बता देते हैं। पहला नाम बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, इसके अलावा प्रीत सिंह, विनोद शर्मा, विनीत और दीपक सिंह, ये वो 5 लोग जिनको दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और हेट स्पीच मामले में इन 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं भड़काऊ नारे का वो वीडियो जिसको लेकर ये सारा बवाल मचा। वीडियो को हमने एडिट किया है क्योंकि इसको हूबहू आपको नहीं दिखाया जा सकता है। तो ये वो 5 नाम हैं जिन्हें हेट स्पीच मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। अश्विनी उपाध्याय उसमें शामिल हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा दीपक सिंह इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इन 5 लोगों को पूछताछ के लिए इस पूरे मामले में अपनी हिरासत में लिया है और इनसे सघन पूछताछ जारी है। अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, विनोद शर्मा, विनीत, दीपक सिंह, ये वो 5 लोग जिनसे पूछताछ लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। ये 5 लोग दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता के इस पूरे मामले पर सामने आने के बाद वो वीडियो सामने आया, जिसके बाद इन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। अब आपको दिखाते हैं भड़काऊ नारे का वो वीडियो जिसको लेकर ये सारा बवाल मचा। दरअसल वीडियो को हमने एडिट किया है क्योंकि इसको हूबहू हम आपको दिखा नहीं सकते। तो मामला बेहद संवेदनशील है और इसीलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में तेजी से जांच भी की जा रही है और वो वीडियो भी आपने सुना जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। कुछ लोगों की जो गैदरिंग हुई थी विदाउट परमिशन, स्पॉन्टेनियस गैदरिंग हुई थी। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जिसमें पुलिस द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई थी। तो इसमें बाद में इस तरह की बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने आपत्तिजनक नारेबाजी की है। एक वीडियो भी सामने आया है, तो उस वीडियो की पूरी हम जांच करवा रहे हैं। उसका समय और जो जगह है वो पूरी जांच करा रहे हैं और इस विषय में एक एफआईआर हमने दर्ज कर ली है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कौन लोग थे सर जो इस तरीके का भाषणबाजी यहाँ पर कर रहे थे? ये सब जांच का विषय है। जैसे ही इसमें बात सामने आएगी आपसे शेयर की जाएगी। लोगों से पूछताछ की जा रही है सर? ये सब मैंने जैसे कहा कि इसकी जांच जारी है और उसमें जो भी लीगल कार्रवाई है हमें करनी चाहिए, हम जरूर करेंगे। और मेरे सहयोगी अभय पराशर इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अभय का रुख करेंगे। अभय, हमने पुलिस को सुना और साथ ही 5 लोगों की इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। कब अश्विनी उपाध्याय पुलिस हिरासत में आए और क्या क्या सवाल उनसे अब पूछे जा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, रात 3 बजे अश्वनी उपाध्याय जो है वो करनाट प्लेस थाने पहुंचे। उन्हें करनाट प्लेस थाने के एसएचओ ने फोन करके बुलाया कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। अश्वनी उपाध्याय समेत 4 और लोग हैं, जिसमें विनीत उर्फ क्रांति है, एक पिंकी नाम के भी एक शख्स है। मतलब इस 4 लोग जो है उनसे इस वक्त दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले के अंदर एक और शख्स है, उससे जो है क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। टोटल 5 लोग इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, हिरासत में है, और इनसे पूछताछ यही की जा रही है कि आखिरकार जंतर मंतर पर जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी कि आप वहां पर गैदरिंग नहीं कर सकते, उसके बाद बिना परमिशन के आप लोग वहां पर पहुंचे और इस तरह के आपत्तिजनक वहां पर नारेबाजी लगाए जाते हैं, जिस वजह से कम्युनल प्रॉब्लम हो सकती थी। इसी वजह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जो है उनकी तरफ से पुलिस को साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके से इसमें लापरवाही ना बरती जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि अश्वनी उपाध्याय, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजर इसके नहीं थे, लेकिन जो इनवाइट भेजे गए थे, जो तमाम जगह मैसेज फॉरवर्ड हुए थे, वो अश्वनी उपाध्याय के नाम से मैसेज फॉरवर्ड हुए थे। एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक मेल बनाया था कि जंतर मंतर पर ये प्रोग्राम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कि ऑर्गेनाइजर आप हैं और अगर आप वहां पर बिना परमिशन के इस तरीके की गैदरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कुछ भी इस तरीके का संवेदनशील होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं ज्योत्सना, न केवल अश्वनी उपाध्याय बल्कि ये जो अश्वनी उपाध्याय समेत जो और 4 लोग हैं, ये सभी यानी कि टोटल 5 लोगों को बहुत जल्द दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब किन सेक्शन में गिरफ्तारी होगी, क्या उनका रोल सेक्शंस में गिरफ्तारी होगी, वो आगे पता चलेगा। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। तो एक तरफ इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और इसी जांच के बीच अश्वनी उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा है और कहा है कि वीडियो से उनका कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने आपत्तिजनक नारे लगाए हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। न उसको मैंने कभी देखा, न कभी बुलाया, न कभी उससे मिला हूं। जो लोग उस वीडियो में हैं वो वीडियो असली है कि नकली है, इसके लिए मैंने खुद ही दिल्ली पुलिस को कंप्लेन किया है कि वो दिल्ली पुलिस इस वीडियो की सत्यता की जांच कर ले। अगर ये वीडियो असली है तो जो लोग इस वीडियो में शामिल हैं सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, और ये वीडियो नकली है तो जिन लोगों ने वीडियो बनाया है मुझे बदनाम करने के लिए और ट्वीट किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय दोषियों पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी के बहाने इस पर सवाल उठा दिए हैं। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? क्या इस दिल्ली को, देश की राजधानी को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? इस मामले में ओवैसी की भी अब एंट्री हो गई है। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी अब आम बात हो गई है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों का साथ देती है, उनका सपोर्ट करती है। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी खबर, जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय समेत 6 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। अश्वनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति के साथ ही दीपक प्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अभी तक ये लोग हिरासत में थे, लेकिन पुलिस ने अब इन 5 लोगों के अलावा एक और अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के नेता अश्वनी उपाध्याय तो है ही, उसके अलावा जो अन्य नाम हैं वो भी आपको बता देते हैं। प्रीत सिंह, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, दीपक और विनोद शर्मा, ये वो 5 लोग, 6 लोग जिन्हें दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। पहले 5 लोग पुलिस की हिरासत में थे, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी। 4 लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी, एक व्यक्ति से सीबीआई पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मेरे सहयोगी अभय पराशर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये बड़ा अपडेट है, पहले तो हिरासत में थे, अब 6 लोगों की गिरफ्तारी। वो छठा व्यक्ति कौन है और पूछताछ में क्या सामने आया? देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पेपर वर्क चल रहा है, आज इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। सभी को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। अश्वनी उपाध्याय, इसके अलावा 2 दीपक है इसके अंदर। एक दीपक जो है उससे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, एक से लोकल पुलिस पूछताछ कर रही है। विनीत है, प्रीत सिंह और क्रांति है, यानी कि टोटल अब 6 वो लोग हैं जो कि जब वीडियो निकलकर सामने आया, पुलिस ने उस पर जब संज्ञान लिया, तो ये सब, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो में
चिन्हित किए गए, इन्हें पहचाना गया। अश्वनी उपाध्याय को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि अश्वनी उपाध्याय, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजर नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अश्वनी उपाध्याय ने ही ये मैसेज जो है वो फॉरवर्ड किए लोगों को वहां पर इकट्ठा करने के लिए। तो टोटल जो है 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें विनोद है, दीपक है, 2 दीपक है, प्रीत सिंह है, अश्वनी उपाध्याय है, विनीत उर्फ क्रांति है। इन 6 लोगों को इस वक्त दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब किसका क्या रोल है, कौन वीडियो में आपत्तिजनक नारे लगा रहा है, कौन लगवा रहा है, किसने इन लोगों को वहां पर इकट्ठा किया, ये सारी चीजें वेरीफाई पुलिस अभी कर रही है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं वो हमें बता रहे हैं कि इन 6 लोगों को जिन्हें हिरासत में लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी का काम शुरू हो गया है। झुठलाया तो नहीं जा सकता है कि वीडियो में आपत्तिजनक नारे लगे नहीं हैं, क्योंकि वो लगे हैं, वीडियो वायरल हुआ है, हमने देखा है, तभी ये पूरी कार्रवाई की गई है। बहरहाल अब भूमिका तय की जाएगी कि किसने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और किसने नारेबाजों की शुरुआत की। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली के पास गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद के मशहूर प्राचीन देवी मंदिर में एक साधु पर चाकू से हमला हो गया। जिन साधु पर यह हमला हुआ उनका नाम स्वामी नरेश आनंद है और वो बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। साधु इस मंदिर में कुछ दिनों के लिए आए हुए थे। सुबह करीब 3:30 बजे हमलावरों ने सोते हुए साधु पर ताबड़तोड़ वार किए और वहां से फरार हो गए। घायल साधु को गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हैरानी की बात यह है कि गाजियाबाद का ये वही देवी मंदिर है जिसके पुजारी नरसिंहानंद के बयानों की वजह से ये हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। नरसिंहानंद को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, जिसके बाद 24 घंटे मंदिर और पुजारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का पहरा रहता है। बावजूद इसके हमला होना हैरानी की बात है। आज रात लगभग 3:30 पौने 4 बजे की घटना है। एक नरेशानंद जी हैं जो कि दासना मंदिर में रुके हुए थे। समस्तीपुर बिहार से 7 तारीख को आए थे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने। तो वो बाहर सोए हुए थे खुले में। तभी जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति आया और उसने उनके ऊपर कई वार किए चाकू से। तो अभी उनकी स्थिति ठीक है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हॉस्पिटल तत्काल जानकारी मिलती है और उनका इलाज चल रहा है। तो इसमें हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बाहर से आया था या कोई आसपास का व्यक्ति कोई जानकार भी हो सकता है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा CCTV फुटेज भी देखी जा रही है। बहुत ही जल्द जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये हमला सुबह 3:30 बजे हुआ। मंदिर के सेवादारों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ऐसा हुआ रात 3:30 बजे के करीब एक नरेशानंद नाम के महाराज हैं जो दरभंगा के हैं, बिहार के, और मंदिर में उनका आना जाना रहता है। स्वामी जी के शिष्य हैं। रात वो सोए हुए थे और अचानक से किसी ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी जो है गला रह दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक। पुलिस की कार्रवाई तो ये है कि पुलिस गेट पे भी रहती है रात में थाने की, और अंदर गार्ड डिप्लॉय है। महाराज जी को जब वार हुआ तो वो सीधे गार्ड रूम की तरफ भागे, क्योंकि गार्ड रात में सो जाती है। कई बार हमने इंडिकेट भी किया है कि भाई रात में थोड़ा जागा करो, कोई सुनता है नहीं। पुलिस की कार्रवाई लचर है, इसीलिए तो आज हमला हुआ है। अगर पुलिस की शक्ति होती तो हमला कैसे हो जाता। संजय साहा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पुलिस के पहरे के बीच स्वामी पर हमला कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर ही है कि आखिर पुलिस जब मंदिर और महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की सुरक्षा में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, बावजूद इसके हमलावर मंदिर के अंदर आए और सोते हुए साधु पे जानलेवा हमला किया और वहां से फिर फरार हो गए। और जबकि जहां पर घटना हुई है ठीक वहीं के मतलब चंद कदमों की दूरी पर पुलिस की गारद है जहां पर ड्यूटी थी, और दूसरी तरफ भी करीब कुछ कदमों की दूरी पर ही दूसरी तरफ भी पुलिस वाले तैनात है। और ठीक जहां घटना हुई है वहां से 100 कदम की दूरी पर मेन गेट है जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और मंदिर में आने वाले एक लोगों की वहां पर एंट्री होती है, पहचान पत्र चेक किया जाता है, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाती है। सब सुरक्षा इंतजामों के बीच अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की ही लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती को जो मंदिर का महंत है उन पे भी पहले से कई तरह के थ्रेट है और मंदिर में भी कई बार संदिग्ध लोगों के घुसे जाने की बातें सामने आई है, जिसको लेकर ये हर समय चर्चाओं में मंदिर रहता है। और जो नरेशानंद जी है वो बिहार समस्तीपुर से 7 अगस्त को संजय, बिल्कुल अब मामले की जांच के बाद ही कुछ पता चल
चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज दो बड़ी खबरों पर पूरे देश की नजर टिकी रहेगी। इन दोनों ही खबरों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के चुनाव से माना जा रहा है। आज लोकसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल पर चर्चा होनी है। इस बिल के जरिए बीजेपी की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। कुछ महीनों बाद होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। दूसरी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला पार्ट 2 स्कीम लॉन्च करने वाले हैं। इस स्कीम की जो फायदा है वो कई लोगों को मिलेगा और इसको भी यूपी चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। सबसे पहले बात ओबीसी संशोधन बिल की करते हैं। ओबीसी वर्ग को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार अब राज्य सरकार को मिलने वाला है। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन बिल कल पेश कर दिया गया और आज लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होगी। लिहाजा लोकसभा में सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है। कल कांग्रेस समेत विपक्ष के सभी नेताओं ने इस बिल को पास कराने पर सहमति जताई थी और इस बिल के पास होने के बाद राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की सूची तैयार करें। बिल पास होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है। एक भी दिन शांति से सदन को नहीं चलने दिया गया, लेकिन जैसे ही सरकार ने ओबीसी बिल का ऐलान किया, पूरा विपक्ष इसके समर्थन में आ गया। इनके जो शासित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस बिल का हम समर्थन करेंगे। ये मुद्दा बैकवर्ड क्लास के हित में और देश के हित में, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इस देश में बैकवर्ड क्लासेस है। ये हम सबका फर्ज होता है कि जो कानून गरीबों के हित में आता है और बैकवर्ड क्लास के हित में आता है, हम सारे लोग समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में मराठों का आरक्षण के लिए बड़ा जन आंदोलन हुआ, संयमित हुआ, उसकी सराहना सबने की। उसके साथ में धनगर समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और उसके लिए इनके अपनी जो बीजेपी की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री ने उस वक्त कानून बनाया। उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून को खारिज कर दिया। कहा कि संविधान की जो 50% की मर्यादा है, ये जो कानून आपने लाया है वो 50% की मर्यादा का उल्लंघन करता है। अब आप क्या कर रहे हो कि इतना ही कह रहे हो कि हम ये अधिकार राज्यों को दे रहे हैं। स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब सवाल खड़ा हुआ है कि राज्यों को अधिकार दिया जाए, तो केंद्र की सरकार राज्यों को अधिकार देने का काम कर रही है। सिर्फ अधिकार दे देने से क्या आरक्षण के मुद्दे, चाहे वो मराठा आरक्षण हो, गुर्जर आंदोलन हो, जाट आरक्षण हो, जब तक मर्यादा बढ़ाई नहीं जाती, सिर्फ अधिकार दे देने से आरक्षण के मुद्दे नहीं सुलझेंगे। और मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये एक मुद्दा जिस पर विपक्ष भी अब सरकार के समर्थन में नजर आ रहा है, तो क्या उम्मीद करें आज शांतिपूर्ण चर्चा इस बिल पर होगी? जी बिल्कुल, कम से कम इस बिल पर तो चर्चा होगी। शांतिपूर्ण दोनों पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस बिल को पास कराने पर सहमत है। और जैसा कि अभी बता रहे थे विपक्ष के नेता, चूंकि ओबीसी समाज को नाराज करने की जो रिस्क है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। और ऐसे में जब उनसे जुड़ा हुआ बिल है, राज्यों को अधिकार देने वाला बिल जब आ रहा है कि ओबीसी में कौन शामिल होगा, कौन शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा कौन है, ये राज्य सरकारों को अधिकार दिया जा रहा है कि वो ये तय करे और उन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करे। तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज उनको नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। और यही वजह है कि विपक्ष के दलों की जो बैठक हुई उसके बाद भी लगातार तमाम जो कांग्रेस के नेता हो या विपक्ष के नेता हो कह रहे थे कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे, इस बिल का जल्द से जल्द इसको पारित कराया जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी में और समेत जो 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी अच्छा खासा तबका जो है ओबीसी समाज का। और ऐसे में इस बिल के सियासी मायने भी है, जहाँ एक तरफ जो केंद्र सरकार ये एक मैसेज देना चाहती है कि हम ओबीसी समाज के साथ हैं, हम उनको उनका हक और आरक्षण दिलाने के साथ में, और दूसरी तरफ जो कंटेंशियस मुद्दे हैं, जो सियासी संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे मराठा आरक्षण हो या पाटीदार आरक्षण का मुद्दा हो, ये जो मुद्दे हैं वो वापस केंद्र सरकार जो राज्यों के पाले में डाल रही है कि आप ये तय करो कि किसको आरक्षण देना है और किसको ओबीसी की सूची में शामिल करना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए।
गरीब और ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदलने वाली है उज्ज्वला योजना के तहत, यानी कि PMUY आज अपने अगले मुकाम पर पहुंचने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत करने जा रहे हैं। गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने वाली इस योजना में मुफ्त गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता है। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से की जाएगी। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और महिलाओं को LPG कनेक्शन सौंपे जाएंगे। उज्ज्वला योजना इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से ही लॉन्च की गई है। साल 2016 में उज्ज्वला योजना को यूपी के बलिया से लॉन्च किया गया था और आज महोबा से स्कीम लॉन्च की जा रही है। आज जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल संबोधन के जरिए इस स्कीम को लॉन्च करेंगे, उसी वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महोबा में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत आज एक बार फिर से LPG कनेक्शंस गरीबों को बांटे जाएंगे। उज्ज्वला 2.0 में साल 2021-22 में गरीबों को करीब 1 करोड़ गैस के मुफ्त कनेक्शंस बांटे जाएंगे। उज्ज्वला योजना के इस दूसरे एडिशन में फ्री फर्स्ट रिफिल और स्टोव के साथ डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया में इस बार कम से कम पेपर वर्क रखा गया है। अगर किसी नागरिक को इस योजना का फायदा उठाना है तो अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इस बार योजना में SC/ST के गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उज्ज्वला 2.0 में प्रवासी परिवारों का भी खास ख्याल रखा गया है। उन्हें योजना का फायदा उठाने के लिए राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। उज्ज्वला 2.0 की लॉन्चिंग पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इसकी भी जानकारी आपको दे दें। आज दिन में 12:30 बजे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के महोबा में होने वाले इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रधानमंत्री के बाद संबोधन होगा। दोपहर 12:40 पर उज्ज्वला योजना और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी। 12:45 पर प्रधानमंत्री रिमोट का बटन दबाकर उज्ज्वला योजना 2.0 का आगाज करेंगे। 12:47 पर प्रधानमंत्री अमृतसर, देहरादून, इम्फाल, नॉर्थ गोवा और गोरखपुर के एक महिला लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे और दोपहर 1:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अब वो खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी इस वक्त कश्मीर में हैं। 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर वो आज श्रीनगर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल भी उनका एक्शन पैक्ड शेड्यूल रहा और आज भी राहुल गांधी एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। पहले राहुल गांधी का आज का प्रोग्राम आपको बताते हैं, उसके बाद राहुल की इस विजिट का विश्लेषण भी करेंगे। राहुल गांधी के दिन की शुरुआत आज सुबह 9 बजे खीर भवानी मंदिर में दर्शनों के साथ हुई। इसके बाद राहुल गांधी शंकराचार्य मंदिर जाएंगे। राहुल गांधी का हजरत बल दरगाह में भी शेड्यूल है। धार्मिक स्थानों पर मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद राहुल गांधी की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। हालांकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 हफ्ते के बाद 24 अगस्त 2019 को हालात का जायजा लेने राहुल गांधी विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर पहुंचे जरूर थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया था। संसद के मॉनसून सत्र में जिस जासूसी मामले पेगासस पर हंगामा बरप रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट में उसी सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कुल 9 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें पेगासस से जुड़े खुलासों की जांच करने की अपील की गई है। इसके पहले सुनवाई में कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका की कॉपी सरकार को भेजने को कहा था। पेगासस पर आज जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं कल संसद में पेगासस जासूसी कांड में पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया। तो विपक्ष ने जवाब मांगा है। पेगासस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कल सरकार ने भी संसद में आधिकारिक तौर पर अपना बयान दिया। CPM के सांसद ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या पेगासस तैयार करने वाली कंपनी NSO से उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसका लिखित जवाब दिया। सरकार ने साफ किया कि पेगासस ऐप को बनाने वाली कंपनी NSO से उसने कोई लेन देन नहीं की है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बाढ़ बारिश के बाद उत्तराखंड से यूपी तक नदियों ने कैसे मचाया कहर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।